चलिए भैया स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कोरिलेशन, है ना। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, भाई दोनों मिला लो ना तो आराम से 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं और बहुत आसान सा, मतलब बिल्कुल स्कोरिंग निकालने वाला टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में भी जो कोरिलेशन वाला पार्ट है वो हमारा आज मेन टॉपिक है। कौन सा टॉपिक पार्ट है हमारा? कोरिलेशन। अभी तक देखो, अभी तक तुमने स्टैट्स में जो चैप्टर्स पढ़े, स्टैट्स में चैप्टर कौन कौन से तुमने पढ़ लिए होंगे, है ना। मान लेता हूँ तुम लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया सेंट्रल टेंडेंसी, है ना, सेंट्रल टेंडेंसी। दूसरा चैप्टर तुमने पढ़ लिया, चैप्टर का नाम है डिस्पर्जन। तीसरा चैप्टर तुम लोग ने पढ़ लिया प्रोबेबिलिटी, और इसी के साथ ऐड करते हो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सेंट्रल टेंडेंसी में तुम क्या देख रहे थे? सेंट्रल टेंडेंसी में तुम मिडिल वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, सेंट्रल वैल्यूज निकालना देख रहे थे। डिस्पर्जन क्या काम कर रहा था? डिस्पर्जन आपके लिए स्क्यूनेस या डेटा में डिस्पर्सनेस कितनी है वो चेक करके दे रहा था। डिस्पर्जन क्या चेक करता है? डेटा डिस्पर्स कितना है, डेटा में स्क्यूनेस कितनी है, डेटा स्क्यूड कितना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस सेंट्रल वैल्यू से, ये जो एक्स की वैल्यूज़ हैं ये मीन से यानी सेंट्रल वैल्यू से कितनी डिस्पर्स्ड हैं, कितनी स्क्यूड हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमको डिस्पर्जन चेक करके दे रहा था। प्रोबेबिलिटी क्या कर रहा था? ये कोई भी एक डेटा उठाता था या कोई भी एक इवेंट उठा रहा था, उस इवेंट की चांसेस निकाल के दे रहा था। उसके क्या निकाल के दे रहा था? चांसेस निकाल रहा था। अब इन तीनों चैप्टर्स को जब तुम पढ़ रहे थे तो इन तीनों चैप्टर्स को पढ़ते टाइम तुमने देखा कि यहाँ पे जो भी खेला जा रहा है वो सिर्फ एक डेटा, ओनली वन डेटा सेट में लग रहा है, जिसके हम लोग एक्स कहते थे। मतलब जो भी वैल्यूज होती थी वो एक्स सीरीज दी हुई होती थी। उस एक्स सीरीज का हम लोग मीन, उस एक्स सीरीज का मीडियन, उस एक्स सीरीज का मोड, उस एक्स सीरीज का रेंज, उसका तुम्हारा क्या कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, उसी एक्स इवेंट की प्रोबेबिलिटी, उसी एक्स इवेंट का डेटा लार्ज, मतलब सब कुछ एक्स एक सिंगल इवेंट के केस में कर रहे थे। क्या कह सकते हो? all these chapters study about a single variable x, है ना। इसीलिए ये सिंगल वेरिएबल के बारे में स्टडी कर रहा था। इसीलिए इसको, इस स्टडी को हम लोग कहते हैं कि ये जो है ये स्टडी यूनिवेरिएट डेटा, ये स्टडी यूनिवेरिएट डेटा पे बेस्ड है और जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिवेरिएट डेटा मतलब क्या होता है? ये ऐसी स्टडी जो सिर्फ एक वेरिएबल एक्स पे बेस्ड है। एक वेरिएबल किस पे बेस्ड है? सिर्फ एक वेरिएबल एक्स पे बेस्ड है। उस तरह को हम लोग कहते हैं कि ये स्टडी यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है। अब बात आती है चैप्टर कोरिलेशन की। कोरिलेशन जो है वो ये जो है ये दो वेरिएबल्स में स्टडी करता है। स्टडीज वो ही सब चीजें, स्टडीज रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच में अगर मेरे को रिलेशन चेक करना होगा तो हम लोग कोरिलेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये जो रिलेशन है, ये जो हमारा रिलेशन है, जो रिलेशन चेक कर रहा है, इस रिलेशन को निकालने के लिए हम लोग कोरिलेशन यूज़ करते हैं। और जो कोरिलेशन निकालते हैं, जो रिलेशन निकल के आ रहा है उसको मेजर करने के लिए, मैंने क्या बोला? उसको मेजर करने के लिए, उस कोरिलेशन को मेजर करने के लिए हम लोग जो टर्म यूज़ करते हैं उसको कहते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। जो हमारा
डेटा है या जो हमारे दो वेरिएबल्स का रिलेशन है वो रिलेशन कितने एक्सटेंट का है, उस एक्सटेंट ऑफ रिलेशन को देखने के लिए हम लोग को रिलेशन कोफिशिएंट यानी आर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? को रिलेशन कोफिशिएंट यानी आर निकालते हैं। अब बात आती है कि जो हमको कोरिलेशन, जो रिलेशन निकाल के दे रहा है वो कितने तरीके के होंगे। तो ये जो रिलेशन है ये 3 तरीके के शो कर सकते हैं, है ना। 3 तरह के रिलेशंस के बारे में हम लोग को बताया जाएगा, ठीक है। या हम जानते हैं कि 2 डेटा 3 तरह के रिलेशन दिखा सकते हैं। पहला रिलेशन होता है पॉजिटिव रिलेशन। पहला रिलेशन होता है पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन यानी अगर एक x डेटा है और एक y डेटा है तो अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ेगा, है ना। और अगर x गिर रहा है तो y भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। मतलब तुम यहाँ पे क्या कह सकते हो? पॉजिटिव रिलेशन मतलब दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड, ठीक है। फिर अगला रिलेशन आता है, इसको कहते हैं नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन मतलब यहाँ पे अगर x बढ़ रहा है तो y जो होगा वो डिक्रीज करेगा, और अगर x डिक्रीज कर रहा है तो y जो होगा वो इंक्रीज करेगा। यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि दोनों डेटा इन्वर्सली रिलेटेड है, इन्वर्सली रिलेटेड है, ठीक है। और फिर इसके बाद आती है कि डेटा नो कोरिलेशन है। 2 डेटा एकदम भी कोरिलेशन नहीं है, एकदम कोरिलेटेड नहीं है, तो नो कोरिलेशन की बात आती है। नो कोरिलेशन का मतलब है कि x चाहे बढ़े या गिरे y पे कोई भी फर्क नहीं आएगा, है ना। y पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। ये x नहीं है, ये क्रॉस किया है मैंने, मतलब y पे कोई भी फर्क नहीं आ रहा है। इस तरह के रिलेशन को हम लोग नो कोरिलेशन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने बोला इस कोरिलेशन, जो कोरिलेशन है उसको मेजर करने के लिए कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज करते हैं। कोरिलेशन 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन दिखाता है, ठीक है। और ये रिलेशन 3 तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव यानी डायरेक्ट रिलेटेड, नेगेटिव यानी इनवर्सली रिलेटेड, और नो कोरिलेशन मतलब बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। अब बात आती है इस रिलेशन को मेजर कैसे करेंगे, किसमें कितना रिलेशन है, कौन कितना पॉजिटिव रिलेटेड है, कौन कितना नेगेटिवली रिलेटेड है। तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास 3 या 4 मेथड हैं आपके सीए में। मैंने क्या बोला? मेजर करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ पहले बता दे रहा हूँ थ्योरी से डील कर रही है, तो थ्योरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। ये जो पहला मेजर है, ये जो पहला मेजर है, ठीक है, इसको कहते हैं स्कैटर डायग्राम। पहला मेजर है स्कैटर डायग्राम। फिर दूसरा मेजर है कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। तीसरा स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। और चौथा कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, ठीक है। हमारे पास 4 मेथड है। अब कौन सा मेथड कब लगेगा? ये जो स्कैटर डायग्राम है, ये जो स्कैटर डायग्राम है, ये एक तरह का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। सबसे पहली बात, स्कैटर डायग्राम कब लगेगा? जब हमको डायग्राम्स के फॉर्म में दे रखा होगा, तो ये एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, ठीक है। यही एक ऐसी प्रेजेंटेशन है, यही एक ऐसी प्रेजेंटेशन है जो कि लीनियर, 2 वेरिएबल अगर लीनियर रिलेटेड हैं और नॉन लीनियर रिलेटेड है, दोनों में लग जाएगा। मैंने क्या बोला?
स्कैटर डायग्राम ही एक ऐसा मेथड है जो लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर दोनों डेटा में लग जाएगा। स्कैटर डायग्राम एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, ये बस तुमको बता सकता है कि डेटा पॉजिटिवली रिलेटेड है, नेगेटिवली रिलेटेड है कि नो रिलेशन है। ये नहीं बता सकता है डेटा कितना मतलब इनमें कितने एक्सटेंड का रिलेशन नंबर्स के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। ये लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर बोथ में अप्लाई हो सकता है, बोथ के लिए लग सकता है। ठीक है, ये हिडन ट्रेंड्स अगर कोई भी छुपे हुए हैं दो डेटा में तो वो हम लोग डायग्राम्स के फॉर्म में देख सकते हैं। हिडन ट्रेंड्स फाइंड करने में सबसे लाभदायक, हिंदी में शुद्ध बोल रहे हैं, सबसे लाभदायक मेथड है, सबसे अच्छा मेथड है। ठीक है, ठीक है। फिर बात करते हैं कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन ही आपका सबसे आइडियल मेथड है ना। कोरिलेशन निकालने के लिए सबसे आइडियल मेथड यही माना गया है। ये मेथड जब डेटा क्वांटिटेटिव हो, डेटा कैसा हो, क्वांटिटेटिव मतलब डेटा नंबर्स के फॉर्म में दे रखा हो, उस तब ये लगता है। एक मिनट, मेरा पेन दिक्कत दे रहा है। हाँ, मैंने क्या बोला, जब मेरा डेटा क्वांटिटेटिव फॉर्म में दे रखा होगा तो ये मेथड सबसे अच्छा है। और ये डेटा सिर्फ लीनियर होगी तभी लगेगा, क्वांटिटेटिव डेटा होगा और दो वेरिएबल जो होंगे लीनियरली रिलेटेड हैं। ठीक है, एक्स एंड वाई लीनियरली रिलेटेड हैं, तो ये कार्ल पियर्सन आइडियल मेजर है। ठीक है, ये मेथड तब आइडियल है, स्पीयरमैन रैंक तब आइडियल है जब डेटा क्वालिटेटिव हो। डेटा कैसा हो, क्वालिटेटिव हो। ठीक है, डेटा लीनियर रिलेटेड हो। यहाँ पे डेटास को हम लोग सिर्फ रैंकिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, तो जहाँ पे रैंकिंग की बात आ रही हो ना, वहाँ पे आप स्पीयरमैन्स लगाते हो। रैंकिंग की बात करते हैं, रैंक कर सकते हैं यहाँ पे। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बेस्ड है। मैग्नीट्यूड को देख के, मैग्नीट्यूड मतलब साइंस को देख के ये आपका मेथड अप्लाई होता है। ये भी सिर्फ लीनियर में लगेगा। तो देखो कौन सा मेथड कब लगेगा ये बता दिया मैंने तुमको, है ना। सब के सब लीनियर में लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ नॉन लीनियर में कौन लगेगा, नॉन लीनियर में तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ स्कैटर डायग्राम लग सकता है। ठीक है, अब सारे मेथड एक एक करके देखते हैं, है ना। मैं स्टार्ट करूंगा तुम्हारे कार्ल पियर्सन से। कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, एमसीसी मतलब प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, को इसको गलत मत पढ़ना। एमसीसी मतलब मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है। अब कार्ल पियर्सन में आर निकालने के लिए जो सबसे पहला फॉर्मूला आता है वो होता है कोवेरिएंस x, y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। बहुत लोग बोलते हैं सर चलो हम ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, लेकिन कोवेरिएंस कैसे निकलेगा। तो मैंने कहा अगर आपको कोवेरिएंस x, y निकालना हो, ये निकालना है, तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार एक ब्रैकेट में इंटू y माइनस वाई बार दूसरे ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय n, या फिर समेशन ऑफ x इंटू वाई अपॉन n माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। ठीक है, फिर बात आती है एस डी एक्स कैसे निकालेंगे। तो एस डी एक्स निकालने के लिए हम लोग ने डिस्पर्जन में ही पढ़ा था, इसका फॉर्मूला हो सकता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n अंडर रूट में, या फिर अंडर रूट में समेशन एक्स स्क्वायर बाय n माइनस मीन का होल स्क्वायर। सेम y में भी लग जाएगा, सेम फॉर्मूला y में भी लग जाएगा, बस
x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ y लिख देना, यहाँ y आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ y आ जाएगा, यहाँ y बार आ जाएगा, है ना, y बार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेम फॉर्मूला रहेगा। ये समझो ये सबसे पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला आता है डायरेक्ट फॉर्मूला, जब डेटा टेबल के फॉर्म में दे रखा हो, टेबल में डेटा डायरेक्ट दिया होता है, उसमें ये बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे निकालना हो r इज इक्वल्स टू n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई अपॉन n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर पहले अंडर रूट में, दूसरे अंडर रूट में n समीशन y स्क्वायर माइनस समीशन y का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, ठीक है। क्वेश्चन अगर साइलेंट है, नहीं मेंशन्ड है कौन सा मेथड लगेगा, तो हमेशा और हमेशा कार्ल पियर्सन लगाना, ठीक है। दूसरा ये आर के टर्म्स में, कोवेरियंस के टर्म में फॉर्मूला, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कार्ल पियर्सन निकालने के लिए। फिर वही हाईलाइट, यहाँ पे जो आर की वैल्यू होगी, ठीक है। अब बात आती है कुछ प्रॉपर्टीज देती है, यही कार्ल पियर्सन ने ही कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी आर की। उन्होंने बताया था कि जो आर है वो हमेशा और हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में लाई करता है। आर जो है वो हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में लाई करता है। जो आर है वो ना ही नॉट अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन, COO, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ये जो है ये ना ही ओरिजिन से इफेक्ट होता है ना ही स्केल से इफेक्ट होता है। मतलब अगर तुमको किसी ने बता दिया कि एक्स वाई के बीच में जो रिलेशन है वो 0.6 है, तो बताओ z और x के बीच में क्या होगा। अगर सेम डेटा है तो इनके बीच में भी 0.6 ही होगा। बस यहाँ पे फर्क पड़ेगा x और z रिलेटेड कैसे हैं। यहाँ पे जो भी फर्क आएगा वो सिर्फ और सिर्फ साइन का फर्क होगा। हो सकता है यहाँ पे प्लस का साइन भी हो सकता है माइनस का भी होगा, दोनों में से कोई भी साइन हो सकता है। वो डिपेंड करेगा आपका डेटा कैसे है। तो यहाँ पे डेटा कैसा है उस पे साइन डिपेंड करेगा। आंसर सेम आएगा 0.6, ये गारंटी फॉर श्योर। अब प्लस का होगा या माइनस का होगा उसको चेक करने के लिए आपको डेटा देखना पड़ेगा। सपोज कर लो x दे रखा है 1 2 3 4 और z दे रखा है -4 -3 -5 -7। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज प्लस की हैं, यहाँ सारी वैल्यूज माइनस की हैं। तो ये प्लस बोल रहा है माइनस बोल रहा है, तो प्लस इंटू माइनस क्या आंसर दे देगा माइनस। तो यहाँ पे -0.6 आ जाएगा। यहीं पे अगर z ऐसा होता कि z होता 4 5 3 6, तो ये भी प्लस तो प्लस इंटू प्लस आंसर प्लस आ जाता। तो डिपेंड करता है आपका डेटा कैसा दे रखा है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी टेबल की, आपकी कार्ल पियर्सन की आर कैसे निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड के हिसाब से कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे निकलता है वो हो गया। अब बात करते हैं दूसरे मेथड के हिसाब से। दूसरा मेथड आता है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट को सिंपल सी बात बोलता है, ये जो डेटा है सबसे पहले तो ये याद कर लो, ये जो डेटा है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव डेटा में लगेगा, क्वालिटेटिव डेटाज में लगेगा। क्वालिटेटिव डेटा मतलब जब हमको दो लोगों की क्वालिटीज़ को वो करना है, दो लोगों की क्वालिटीज़ में हम लोग को जानना है रिलेशन कैसा है। फॉर एग्जांपल एक इंटेलिजेंस, एक क्वालिटी मैंने ले ली और एक क्वालिटी ले ली ब्यूटी। इंटेलिजेंस और ब्यूटी किस तरह रिलेटेड है अगर मेरे को ये जानना है ना, तो हम लोग स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन का यूज़ करते हैं जब डेटा क्वालिटेटिवली रिलेटेड हो, खास बात पहचानने की। दो क्वालिटेटिव, x अगर इंटेलिजेंस है, y अगर ब्यूटी है, दोनों क्वालिटेटिव डेटे हैं, तो सबसे अच्छा आइडियल मेजर स्पीयरमैन्स है। स्पीयरमैन्स दो तरीके से लग सकता है। इसमें हम लोग जो करेंगे, इसमें हम लोग डेटा कंपेयर करने के लिए रैंकिंग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, रैंकिंग करते हैं।
तो रैंकिंग करने के लिए दो कंडीशंस आती हैं। पहली कंडीशन आती है व्हेन when ranks are not repeated, कोई भी रैंक रिपीट नहीं हो रही है, मतलब कोई दो इंसानों को सेम रैंक नहीं दी जा रही है, तो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1 n स्क्वायर -1। ये फॉर्मूला होता है जब रैंक रिपीट नहीं कर रही होती हैं। अब जहाँ पे आपका ये जो डी स्क्वायर है ये निकलेगा रैंक ऑफ x माइनस रैंक ऑफ y, इन दोनों को माइनस करके एक होल स्क्वायर करके। एक एग्जाम्पल से आपको छोटे समझा देते हैं, है ना। आपने सपोज कर लो एक वेरिएबल ले लिया ब्यूटी और एक वेरिएबल ले लिया इंटेलिजेंस। ब्यूटी को मैंने नाम दे दिया x, इंटेलिजेंट को मैंने नाम दे दिया y, ठीक है। ब्यूटी सपोज कर लो मैंने किसी की ब्यूटी 20 है ना, किसी की ब्यूटी 15 है, किसी की 13 है, ठीक है। यहाँ पे इंटेलिजेंस जिसकी ब्यूटी 20 है उसकी इंटेलिजेंस 10 है, जिसकी ब्यूटी 15 है उसकी 12 है, और जो 13 है वो 15 पे है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे पहले इसको रैंक दूंगा। सबसे पहले मैं रैंक दूंगा x को, मतलब ब्यूटी को रैंक दूंगा। सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है, ये 20 वाली, तो इसको रैंक दे दी 1। फिर 15 वाली उसको 2 और इसको 3। यहाँ पे रैंकिंग करी y में, तो इसको जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है उसको उसको 1, फिर 2 है ना, फिर 2, फिर 3, ठीक है। मैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, सिर्फ रखना बता रहा हूँ। अब d कैसे निकलेगा, d निकलेगा rx माइनस ry, तो 1 - 3 - 2, 2 - 2 0, 3 - 1 2, ठीक है। हमेशा तुमने सही किया है गलत किया चेक करने के लिए, ये हमेशा डेविएशन जो d निकाला है इसका सम हमेशा 0 आना चाहिए, इसका सम हमेशा क्या आना चाहिए 0। डी स्क्वायर, अब डी स्क्वायर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 4 प्लस का ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, 4 और 4 8 आ गया। यहाँ पे रख दोगे फॉर्मूले के हिसाब से, तो यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से अगर रखा तो 1 - 6 इंटू द समेशन डी स्क्वायर 8। कितने ऑब्जर्वेशन थे 3, तो 3 लोग हैं तो n3, 3 का स्क्वायर -1। सॉल्व किया तो 1 - 6 इंटू 8 अपॉन 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 8, 8 इंटू 8 चला गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या आ गया 1 - 2, कितना हो गया -1 -1, यानी ये रिलेशन कैसा है, ये रिलेशन परफेक्टली नेगेटिव है। जब r की वैल्यू -1 आ जाए तो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन है। अभी बताऊंगा, इस बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे पहचानते कौन रिलेशन परफेक्टली नेगेटिव है, जब स्कैटर डायग्राम वाला मेथड पढ़ता हूँ भी, ठीक है। दूसरी बात आती है जब रैंक्स रिपीट नहीं हो रही हैं, व्हेन रैंक्स आर नॉट रिपीटेड। जब कोई भी रैंक रिपीट नहीं हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, तब भैया देखो सिंपल सी बात होती है, अगर रैंक रिपीट नहीं हो रही, रैंक रिपीटेड, नॉट रिपीटेड तो हो गया, रैंक रिपीट हो रही है, व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड। इरेज कर देता हूँ, हाँ ठीक है, रैंक्स रिपीट हो रही हैं तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात होगी, तो फॉर्मूला लग जाएगा r इज इक्वल्स टू 1 - 6, अब बड़े से ब्रैकेट में यहाँ पे सबसे पहले समेशन डी स्क्वायर सेम, प्लस एक नई चीज़ आ जाएगी समेशन ऑफ m³ माइनस m/12 अपॉन होल डिवाइडेड बाय सेम n स्क्वायर -1। अब याद करने का क्या तरीका है, देखो सेम फॉर्मूला है, बट नई चीज़ क्या ऐड हुई है, ये चीज़ नई ऐड हो गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे नई चीज़ क्या दिखा रही है, ये जो m है ये दिखा रही है, ये जो m है ये m दिखाता है नंबर ऑफ टाइम एक रैंक कितनी बार रिपीट हो, नंबर ऑफ टाइम अ रैंक इज रिपीटेड।
ये m बताता है कितने टाइम एक रैंक रिपीट होती है, वो हम लोग लेते हैं। कभी कभी इसको m भी कहते हैं, कभी कभी इसको t भी कहते हैं, कहीं कहीं t लिखा होता है। तो किताब कंफ्यूज मत होना, नाम कुछ भी दे दो, तुम्हारा नाम सूरज भी हो सकता है, तुम्हारा नाम चंदा भी हो सकता है, तुम्हारा नाम मुनी भी हो सकता है ना, या सनी भी हो सकता है, कुछ भी नाम दे दो यार, नाम में क्या रखा है। लोग इंसान अपने काम से जाने जाते हैं, तो ये फॉर्मूला भी अपने काम से जाना जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया स्पीयरमैन्स रैंक। स्पीयरमैन्स रैंक में तुमको हाईलाइट देखो क्या क्या रखना है कि डेटा सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा में लगता है, ठीक है। इसमें रैंकिंग करते हैं। एक केस हो गया जब रैंक रिपीट हो रही है, रैंक रिपीट नहीं हो रही है, व्हेन रैंक्स आर नॉट रिपीटेड, और व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड, ठीक है। रिपीटेड के केस, रिपीटेड वाले ही केस में लोग कंफ्यूज होते हैं कि रैंक रिपीट हो रही है, ठीक है। सब पे अभी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी सिर्फ आज का वीडियो सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट है, तो सिर्फ थ्योरी को दिखते जाओ हाईलाइट करके छोटा छोटा, क्योंकि यही थ्योरी आगे हेल्प भी करेगी कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब अगला मेथड आता है, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशंस। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन सबसे अच्छा मेथड है, सबसे अच्छा मतलब ये सबसे इजी मेथड है, क्योंकि ये सिर्फ साइंस को कंसिडर करता है, साइंस को कंसिडर करता है, ठीक है। साइंस को कंसिडर करके ये तुमको आर निकाल के देता है, और ये आर जो है ये सिर्फ लीनियर वेरिएबल्स होंगे तो ही लगेगा। लीनियर में स्पीयरमैन भी लगता है और वो भी लगता है, ठीक है, बताया हूँ। अब इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस 2c माइनस m अपॉन m। ये दोनों प्लस माइनस अंदर बाहर का इतना सा काम है कि अगर कोई भी चीज़ रूट के अंदर नेगेटिव आ रही है तो इसका काम होगा कि नॉर्मल रूट को सॉल्व कर देगा और बाहर नेगेटिव साइन में भी आंसर दे देगा। रूट के अंदर नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा, बस इतना सा इसका ये काम होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल समझाते हैं, ठीक है। ये c क्या होता है, m क्या होता है, एक एग्जाम्पल समझाते हैं। पहले तो m देख लो, m होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1, n -1 ये m की डेफिनेशन होती है। m क्या होता है, n -1। c क्या होता है, c होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस, है नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस इन डेविएशन कॉलम, इन डेविएशन कॉलम। डेविएशन कॉलम में जितने भी प्लस के साइन होंगे उसको हम लोग c कहते हैं। इसी c का एक और नाम होता है कॉन्करेंट डेविएशन। c का एक और नाम क्या हो सकता है, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, दूसरे कलर से लिख देता हूँ। इसका एक और नाम होगा कि c को कभी कभी नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन भी कहते हैं। कॉन्करेंट डेविएशन, कॉन्करेंट मतलब होता है पॉजिटिव, है ना, नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, ठीक है। अब एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे सपोज कर लो तुमको x दे रखा है, y दे रखा है, ठीक है। x दे रखा है 2 4 3 9 6, ठीक है। y दे रखा है सपोज कर लो, या मैंने डेटा बहुत ज़्यादा ले लिया है, थोड़ा कम लेता हूँ तो कैलकुलेशन आसान रहेगी। सपोज कर लो 3 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 7 4 2, ठीक है। अब निकालते हैं। मैंने सबसे पहले कॉलम बना लिया एक्स एस एक्स का, ये तुमको क्वेश्चन में दिया है। अब मैंने एक नया कॉलम बना लिया एस एक्स का, एस एक्स का कॉलम बनाया। तो अब साइन कैसे लगाना है, साइन कैसे लगाना है ध्यान रखना। पहला वाला ये जो पहला वाला है डिब्बा है ये ब्लैंक रहेगा, या यहाँ पे ब्लैंक लिख दे रहा हूँ, ब्लैंक पहला वाला बॉक्स खाली छोड़ देना। सेम एस एक्स के लिए भी और एस वाई के लिए भी पहला वाला ब्लैंक, ठीक। अब अगर कोई भी चीज़ बढ़ रही है, कोई भी चीज़ बढ़ रही है, 2 से 4 इंक्रीज कर रहा है, अगर कोई भी चीज़ बढ़ रही है तो कौन सा साइन लगाओगे, प्लस का साइन लगाओगे, याद रखना। तो 2 से 4 इंक्रीज कर रहा है तो प्लस, 4 से 3 गिर रहा है तो माइनस, गिर रहा है तो माइनस, ठीक। 3 से 5 बढ़ रहा है तो प्लस, ठीक। 1 से 7, 1 से 7 भाई बढ़ रहा है प्लस, 7 से 4 गिर रहा है माइनस, 4 से 2 भाई फिर गिर रहा है तो माइनस। अब डेविएशन का कॉलम बनाना है, डी कॉलम बनाना है। डी कॉलम कैसे बनेगा, डी जो होता है वो एस एक्स इंटू एस वाई, दोनों साइंस को मल्टीप्लाई करो। ब्लैंक इंटू ब्लैंक क्या आ गया, एक और ब्लैंक,
है ना। प्लस इंटू प्लस क्या आ गया, प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक, अब ये तुम्हारा डेविएशन कॉलम आ गया। इस डेविएशन कॉलम में एक दो प्लस साइन है, तो हमारा सी हो गया 2, एम हो जाएगा n माइनस 1, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4, 4 माइनस 1 यानी 3, रख दो फॉर्मूले में। r इज इक्वल्स टू, फॉर्मूले के बाहर प्लस माइनस, अंदर प्लस माइनस, 2 सी देखो सी की जगह रख दिया मैंने तुम्हारा 2, सी की जगह रख दिया 2 माइनस m यानी माइनस 3 अपॉन 3, तो r इज इक्वल्स टू, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2 टू द 4, 4 माइनस 2 टू द 4, 4 माइनस 3 1, 1/3। ठीक है, अब 1/3 का रूट कर देना, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं अपने मोबाइल में करके दिखाता हूँ। तो तुम्हारा सबसे पहले तो 1 डिवाइडेड बाय 3 किया 0.3333। ठीक है, अब इसका रूट करना है, तो अंडर रूट ऑफ 0.3333 मेरा आ रहा है सॉल्व करके 0.577, ये आंसर आ गया। ये प्लस का है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, कोई दिक्कत, समझ में आया। ये तीसरा मेथड हो गया कॉन्करेंट डिवीजन। ठीक है, सबसे आसान मेथड है, सिर्फ साइन देखना है। ठीक है, ठीक है, एग्जाम में इस पे थ्योरी का क्वेश्चन आता है, मतलब एमसीक्यू आएगा कि कौन सा ऐसा मेथड है जो मैग्नीट्यूड पे बेस्ड हो या साइन पे बेस्ड हो। तो मैग्नीट्यूड बोलो, साइन बोलो, तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन। लास्ट आता है और सबसे बोरिंग, सिर्फ डायग्राम देखने हैं, उसको कहते हैं स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम, ये भी देख लो डायग्राम्स के फॉर्म में कैसे बताएगा। डायग्राम्स के फॉर्म में ये r की अलग अलग वैल्यू देता है। अगर r जो है वो एग्जैक्ट +1 आ गया तो इसको हम लोग कहते हैं परफेक्टली, p मतलब परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, c मतलब कोरिलेशन, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ पे जो आपका ग्राफ होगा, जो डायग्राम होगा, वो एक अपवर्ड स्लोपिंग डॉटेड परफेक्टली पॉजिटिव रिलेशन है। यहाँ पे x रखा है, यहाँ पे y रखा है, दोनों में एक अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन जा रही है। अगर आपकी r की वैल्यू -1 है तो ये जो है एग्जैक्टली नेगेटिव है, परफेक्ट, तो इसको क्या कहेंगे, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। यहाँ पे जो आपके x और y के बीच में वैल्यू होगी, है ना, तो यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होगी, है ना, एकदम डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। ठीक, अगर आपकी वैल्यू r की वैल्यू 0 है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे नो कोरिलेशन है, नो कोरिलेशन है। यहाँ पे आपके लिए दो ग्राफ बन सकते हैं। एक ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि मान लो डेटा कहीं नहीं गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया, वो एक सेंटर पे आके इकट्ठा हो गया, एक पॉइंट पे आके इकट्ठा हो गया। ठीक है, और दूसरा हो सकता है वो ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो ये कर्व बन गया, बेल शेप कर्व जैसा बन गया। तो इस तरह के रिलेशन कहते हैं कर्वी लीनियर कोरिलेशन। यही इसी को नॉन लीनियर कहते हैं। मैंने बोला ना स्कैटर डायग्राम नॉन लीनियर में लगता है, तो यही नॉन लीनियर है, कर्वी लीनियर है, कर्व बन गया। फिर r की वैल्यू, जो r की वैल्यू है वो अगर 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रही है तो ये सिर्फ पॉजिटिव है। इसको क्या कहेंगे, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसमें जो ग्राफ होगा वो ऊपर की तरफ तो जा रहा है पर एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका एक फिक्स पाथ नहीं है, ये मूव तो ऊपर ही कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो है एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, डॉटेड डायग्राम, मतलब ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया फिर नीचे, मतलब घूम घूम के ऊपर जा रहा है। फिर अगर r की वैल्यू -1 से लेके 0 के बीच में लाई कर रही है तो ये होता है नेगेटिव कोरिलेशन। यहाँ होता है नेगेटिव कोरिलेशन। यहाँ पे हम लोग नीचे तो आ रहे हैं पर एक फिक्स पाथ नहीं है, नीचे आ रहे हैं फिर ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं, मतलब इसी में घूमते रहेंगे, लेकिन एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है। यहाँ पे कैसा ट्रेंड दिख रहा है, अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है, अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है, पर एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, पर नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ये लाइन खींच दिया ना, मतलब नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, यहाँ पे आपको डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है, और यहाँ पे भी नॉट अ स्ट्रेट लाइन।
ठीक है, ठीक है। तो हम लोग ने अभी तक देखो क्या क्या पढ़ लिया। हम लोग ने पढ़ा कोलेशन क्या होता है, ठीक है, इससे पहले चैप्टर्स में हम लोग देखा, ठीक है, कोलेशन क्या होता है ये देखा, कौन से मेजर्स हैं, हर मेजर को एक इंडिविजुअली फॉर्मूले जो लग सकते हैं बेस्ट पॉसिबल वो देखा, ठीक। स्पीयरमैन्स क्या होता है, कार्ल पियर्सन उससे पहले देखा था, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन देखा, स्कैटर डायग्राम देखा, हर पॉसिबल चीज़ देख ली जो कोलेशन टॉपिक में आपको फंसेगी, ठीक है। अगर आपने इतनी थ्योरी मेरी ध्यान सुनी है ना, मेरे वर्ड सुने हैं ना, तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट ये हमारी पार्ट 1 है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम लोग पार्ट 2 करेंगे। उसमें हम लोग कोरिलेशन के जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाए ना उसके क्वेश्चन करेंगे जो बेस्ट पॉसिबल पिछले 4-5 साल में आ चुके हैं, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक। अब बहुत लोग सोच रहे हैं सर इसका थर्ड पार्ट कब दो, तो इसका जो थर्ड पार्ट 3 होगा ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग रिग्रेशन देखेंगे, रिग्रेशन की थ्योरी देखेंगे, फिर देखते हैं पार्ट 4 के बारे में। अभी ज़्यादा फ्यूचर तक नहीं सोचेंगे, पहले यहीं तक रहते हैं, ठीक है। तो इतना सोचा, ये हमारा अभी के लिए क्राइटेरिया है। इससे पहले जो मेरी कोलेशन वीडियो पड़ी थी ना, बहुत लोग बोले सर, कमेंट पढ़ा, बहुत लोग मेरे से बोले भी सर थोड़ी वीडियोस की साउंड क्वालिटी थोड़ी डाउन है, तो इसमें देख लेना, इसमें साउंड क्वालिटी अच्छी होगी, तो एक बार उसका अगर रेफरेंस ना मिले तो इस पर देख लेना जाके, ठीक है। तब तक के लिए भैया आपका काम क्या है, आपने थ्योरी पढ़ ली है, आप अपना ICAI का मॉड्यूल है ना, ICAI का मॉड्यूल उठाएं, ठीक है, मॉड्यूल ICAI का आप स्कैनर ले सकते हैं, आप क्रैकर ले सकते हैं, आप कोई भी YouTube पे जिन्होंने सॉल्व कर रखा है, YouTube पे भाई बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं यार, सब टीचर अच्छे होते हैं, कोई ख़राब होता ही नहीं है, तो किसी का भी वीडियो खोल लो, उससे आपका काम क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करें। तब तक मैं भी कुछ क्वेश्चन ढूंढ लूँगा जो हम लोग पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थोड़ा मेहनत आप करो, आप देख लो, लेकिन इस चैप्टर को बिल्कुल सॉलिड बना के जाना, क्योंकि 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर मुफ्त के होते हैं अगर चैप्टर की तुमने थ्योरी तुमको अच्छे से याद है, ठीक है। तो तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कर बोलो कि भाई सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो ज़रा लाइक करवा दो उनसे भी और सब्सक्राइब करवा दो चैनल, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो कि कोई दिक्कत हो, ठीक है। हो सकता है कोई बात गलत बता दी हो, लग रहा है कि सर मेरे ये बात नहीं सही है, तो कमेंट में लिख दो, एक बार मैं चेक कर लूँगा इस बात को, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, ध्यान रखें अपना और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते रहें। जून अटेम्प्ट में कम से कम दिन रह गए हैं और अब तो साल में 3 बार पेपर होगा फाउंडेशन का हमारा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे लो। जो जून देंगे, सितंबर देंगे या दिसंबर देंगे, तो अब तो हर 4 महीने में जो खाना तुमको 3 महीने में खाना था ना, जो खाना तुमको 6 महीने में खाना था, अब उसको 3 महीने में ख़त्म करना है, ठीक है। 3 महीने 4 महीने में ख़त्म करना है, तो अब 4 महीने सिर्फ ख़त्म करने में खाना लगा दोगे तो दिक्कत रहेगी। कोशिश करो खाने को 1.5 से 2 महीने में ख़त्म करो, 2 महीना रिवीजन अच्छे क्वेश्चंस लगाने को दो। जब तुम अच्छे क्वेश्चंस लगाओगे, रिवीजन करोगे ना, तो जो तुमने 1.5 महीना जो काम किया खाना खाने में, वो अच्छे से पचेगा, अच्छे से मज़ा आएगी उसको और अच्छे से लाने में, है ना। और कोशिश करो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ पे तुम बिल्कुल सॉलिड पार्ट निकाल सकते हो, है ना। ये तो मतलब तुमको सॉलिड है, लोग बोलते हैं मैथ्स कठिन है, नहीं मैथ्स कठिन नहीं है। मैं तुमको स्ट्रैटेजी देता हूँ ना, तुम मैथ्स कैसे निकाल सकते हो। टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। इस 100 मार्क्स में 20 नंबर की LR को तो तुम अपना मतलब 50-50 मानो, ये तुम्हारे ऊपर है, ये इसको मैं काउंट भी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं तुमको 80 निकलवा के देता हूँ। देखो 80 कैसे निकलेगा ना, 80 कैसे निकलेगा, तुम 40 नंबर की जो स्टैट्स है ना, यहाँ पे तुम पूरे मार्क्स ला सकते हो, मानते 30 नंबर ले आए, ठीक है। फिर जो 40 नंबर की मैथ्स है ना, अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो और मैथ्स थोड़ी बहुत समझ में आती है, तो 20 मार्क्स यहाँ कहीं नहीं गए, फिर 30, 20, 50 हो गया। LR तुम थोड़ा बहुत लग के पढ़ लो, 10 क्वेश्चन निकलते हैं, हो गए 60 मार्क्स, 60 to 70 तो एक एवरेज स्टूडेंट ला सकता है। और ये तो मिनिमम टारगेट होना चाहिए, और मैक्सिमम तो 95 से 98 की लड़ाई हो है हमारी। मेरे साथ लगे रहो, ठीक है, हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये टारगेट तो टच करना ही करना है। मेरा पर्सनल गोल यही होता है कि आपको 95, 98
100% पेपर आता हो, ठीक है। 1-2% के लिए तो हम भी गारंटी मतलब होता है यार, 1-2 क्वेश्चन भगवान तो है नहीं, 100 में 100, लेकिन कोशिश तो 100 में 100 की है, ठीक है। 100 आउट ऑफ 100, पर एटलीस्ट जब 100 में 100 सोचेंगे तो 95 to 98 तो निकालने ही निकालने हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैथ्स में अगर तुमने 70 to 90 मार्क्स बना लिए ना, तो अब 200 टोटल के लिए भाई मेन खत्म। अब जो झिलाएगी वो सिर्फ लॉ झिलाएगी, ठीक है। तो तुम लॉ के लिए फिर टेंशन ले सकते हो। मैथ्स मेरे साथ करते रहो, लॉ अपना देखते रहो, ठीक है। चलो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टाटा बाय बाय।